एक दिन राजा हरिसेन अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए जंगल की ओर जा रहे थे। तभी राजा की नजर एक स्त्री पर पड़ी। राजा उस स्त्री की सुंदरता पर मोहित हो जाता है और उससे विवाह करने के लिए आतुर हो जाता है। राजा हरिसेन अपने घोड़े से उतरकर उस स्त्री के पास जाते हैं। हे सुंदरी, तुम कौन हो और कहाँ रहती हो? पहले आप बताइए, आप कौन हो और आप यह सब क्यों पूछ रहे हो? सुंदरी, मैं उज्जैन नगरी का राजा हरिसेन हूँ। मैं तुम्हारे इस तेजस्वी और आकर्षक रूप को देखकर मोहित हो चुका हूँ और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ विवाह करने के लिए तैयार हो? हे राजन, मैं आपसे विवाह तो कर सकती हूँ, परंतु उससे पहले विवाह के लिए आपको मेरे पिताजी से आज्ञा लेनी होगी, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया है और मैं उनकी आज्ञा के विरुद्ध जाकर कोई ऐसा कार्य नहीं करूँगी जिससे मुझे मेरे पूरे जीवन में पछताना पड़े। राजा हरिसेन उस सुंदर स्त्री की बात सुनकर सहमत हो जाते हैं। इसके बाद राजा हरिसेन उस सुंदरी के पिता के पास आ जाते हैं। हे महाराज, मैं उज्जैन नगरी से आया हूँ और मैं वहाँ का राजा हरिसेन हूँ। मैंने जैसे ही अपने राज्य को पार करके आपके राज्य में प्रवेश किया तो मुझे आपकी ये सुंदर पुत्री दिखाई दी। आपकी बेटी को देखकर मैं इससे प्रेम कर बैठा हूँ और इससे विवाह करना चाहता हूँ। उसके बाद उस सुंदरी का पिता बहुत सोच विचार करता है और काफी सोच विचार करने के बाद वह राजा हरिसेन को अपनी बेटी से विवाह करने की अनुमति दे देता है। इस प्रकार वह राजा अपनी बेटी रुक्मणी का और राजा हरिसेन का विवाह करवा देता है। राजा हरिसेन अपनी सुंदर पत्नी रुक्मणी को लेकर अपने राज्य आ जाता है। उस राजकुमारी से विवाह करने के बाद राजा हरिसेन बहुत खुश थे, क्योंकि रुक्मणी जैसी सुंदर स्त्री उनके राज्य में कोई नहीं थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। राजा हरिसेन अपनी पत्नी की सुंदरता में डूब जाते हैं। वो इतने डूब गए थे कि अपने राज्य के प्रति कर्तव्यों को भी भूल गए थे। ऐसे करते करते कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन राजा हरिसेन अपने सैनिकों के साथ अपने राज्य से बाहर जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं। राजा जंगल में एक हिरन का शिकार कर लेते हैं। हिरन बेचारा घायल होकर गिर जाता है और पूरा लहूलुहान हो जाता है। उस घायल हिरन को देखकर राजा हरिसेन अपने मन में ही सोचने लगा, मैं अपनी पत्नी रुक्मणी से बहुत प्रेम करता हूँ, परंतु आज मैं अपनी पत्नी रुक्मणी की परीक्षा लूंगा और ये देखूंगा कि जितना प्रेम मैं करता हूँ, क्या उतना प्रेम मेरी रानी रुक्मणी भी मुझसे करती है। कुछ सोच विचार करने के बाद राजा हरिसेन अपने एक सैनिक को बुलाते हैं। सेनापति, मैं महारानी रुक्मणी की परीक्षा लेकर ये देखना चाहता हूँ कि वो मुझसे कितना प्रेम करती है। अब तुम्हें एक काम करना होगा। मैं तुम्हें इस हिरन के खून से भिगोकर अपने आभूषण देता हूँ और तुम इन आभूषणों को लेकर महल में जाओ। उसके बाद तुम रानी रुक्मणी से जाकर कहना कि जंगल में शिकार करते समय महाराज को एक शेर ने मार दिया। हो सकता है कि ये सुनने के बाद भी रानी रुक्मणी तुम्हारी बातों पर विश्वास न करे, तो तुम मेरे खून से लथपथ आभूषण दिखा देना। नहीं महाराज, मेरा इतना बड़ा दुस्साहस नहीं कि मैं रानी साहिबा से इतना बड़ा झूठ बोल सकूं। सेनापति, मैं तुम्हारा राजा हूं और मेरा हुक्म मानना तुम्हारा फर्ज है। जाओ जल्दी यहाँ से, जाओ। ऐसा सुनकर सैनिक राजा के आभूषण लेकर महल की ओर रवाना हो जाता है। सैनिक राजमहल पहुँच जाता है। वहाँ जाकर रोते हुए रानी रुक्मणी से कहता है, हे रानी साहिबा, गजब हो गया। अभी अभी कुछ क्षण पहले मैं और महाराज शिकार के लिए जंगल गए थे। हम जैसे ही जंगल पहुंचे, वहां पर एक शेर ने महाराज पर आक्रमण कर दिया और इसी कारण महाराज की मृत्यु हो गई और वो शेर महाराज को पूरा खा गया। मूर्ख सैनिक, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपनी रानी साहिबा से अपने महाराज की मृत्यु का इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो
अगर मेरे पति यानी इस राज्य के राजा एक शेर के झपटे में अगर मर गए तो तुम कैसे बच गए? रानी साहिबा, जिस समय महाराज पर शेर ने हमला किया था, उस समय मैंने वृक्ष के ऊपर चढ़कर प्राण बचाए थे और भागा भागा महल आ गया। अब सैनिक खून से लथपथ राजा के आभूषण रानी रुक्मणी को दिखाता है। महारानी रुक्मणी ने जैसे ही महाराज के खून से सने हुए आभूषण देखे तो उन्हें महाराज के मरने का विश्वास हो गया। उसी क्षण उस सदमे से रानी रुक्मणी की भी मौत हो जाती है। दूसरे दिन जब राजा हरिसेन अपने महल में जंगल से वापस आते हैं तो महल में देखते हैं कि रानी रुक्मणी का तो स्वर्गवास हो गया है। राजा वहीं पर जोर जोर से रोने लगा। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? मैंने अपनी मृत्यु की झूठी खबर फैलाकर अन्याय कर दिया। मैं तो सिर्फ परीक्षा ले रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था मेरी प्रिय रानी मेरे वियोग में खुद के प्राण दे देगी। धन्य है ऐसी पवित्रता स्त्री का, जिसने मेरे इतने झूठ के लिए अपनी जान दे दी। अब राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। तभी वहाँ पर एक साधु आ जाता है। साधु वहाँ आते ही अपना कमंडल जोर से नीचे फेंकते हैं और वो कमंडल फूट जाता है। हे राजन, तुम क्यों रो रहे हो? राजा को ऐसा रोना शोभा नहीं देता। ये बात सुनकर राजा ने सारी कहानी साधु को बता दी कि कैसे मेरे एक झूठ ने मेरी प्रिय रानी रुक्मणी की जान ले ली। हे राजन, अब इनकी मृत्यु का शोक मनाने में कोई फायदा नहीं। जिस प्रकार मेरा ये टूटा हुआ कमंडल पहले जैसा नहीं बन सकता, उसी प्रकार अब रानी रुक्मणी भी जिंदा नहीं हो सकती है। हे सिद्ध साधु, आप चाहे तो मेरी रुक्मणी को जिंदा कर सकते हो। हे प्रजाजनक, मैं तुम्हारी पत्नी को अपनी सिद्धि से जीवित कर सकता हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मुनिवीर, मैं आपका हर शर्त मानने को तैयार हूँ। आप बस एक बार मेरी रुक्मणी को जीवित कर दीजिए। और हाँ, आपकी शर्त क्या है वो भी मुझे बताइए। मैं अपने प्राण देकर भी उस शर्त को पूरा करूंगा। ये मेरा वचन है। मेरा शर्त ये है कि अगर आपके राज्य में कोई भी व्यक्ति मेरे इस कमंडल के जैसा कमंडल बना दे तो मैं तुम्हारी पत्नी को जिंदा कर दूंगा। साधु की यह बात सुनकर राजा अपने राज्य के सभी कारीगरों को अपने महल में बुलाता है और साधु के जैसा कमंडल बनाने का आदेश देता है। साथ ही राजा यह घोषणा भी करता है कि जो भी साधु के कमंडल जैसा कमंडल बनाएगा उसको मैं अपने राज्य का आधा हिस्सेदार बना दूंगा। राजा की यह बात सुनकर सभी कारीगरों ने आधा राज्य पाने के लालच में सुंदर सुंदर कमंडल बनाए, पर किसी भी कारीगर द्वारा उस साधु के कमंडल जैसा कमंडल नहीं बना। हे राजन, मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसा कमंडल कोई यहाँ पर बना पाएगा। अब मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दे। हे मुनिवर, हम आपकी ये शर्त तो पूरी नहीं कर पाए। आप चाहे तो मेरा प्राण ले लीजिए, बस एक बार मेरी रुक्मणी को जिंदा कर दीजिए। मैं आपके एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब राजा के बार बार विनती करने पर साधु को दया आ जाती है और महारानी को फिर से जिंदा कर देते हैं। राजा अपनी पत्नी को फिर से जिंदा देखकर बहुत प्रसन्न होता है। इसके बाद वह साधु वहां से चला जाता है। अब राजा हरिसेन अपनी पत्नी के प्रेम में इतना अंधा हो गया कि अपने राजकाज का सारा काम छोड़ बैठा और अपना पूरा समय अपनी पत्नी के साथ गुजारने लगा। राजा हरिसेन का एक छोटा भाई था जिसका नाम तारुण सेन था। राजा हरिसेन के इस तरह के व्यवहार को देखकर राजा का छोटा भाई तरुण बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन वह हिम्मत करके अपने बड़े भाई हरिसेन के पास आता है। भैया, आप मेरे बड़े भाई हो और इस राज्य के राजा भी हो। आपका कर्तव्य इस राज्य की रक्षा करना, परंतु आप एक स्त्री के मुंह में पड़ चुके हो। आपको उस स्त्री के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा।
तरुसेन बेचारा इस तरह की बातें अपने भाई को बार बार समझाता, परंतु वह राजा अपनी पत्नी के मोह में इतना अंधा हो गया था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक दिन राजा हरिसेन का छोटा भाई तरुण सेन अपने अस्तंबल में जाता है। वहाँ पर उसे कुछ घोड़े बहुत ही कमजोर दिखाई पड़ते हैं। तरुण उस सैनिक से मिलता है जो घोड़ों का ध्यान रखता है। अरे सेनापति, ये घोड़े दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे हैं। क्या तुम इनको चने की दाल नहीं खिलाते हो? अन्नदाता, मैं आपको सच बता देता हूँ, ये घोड़े दिन प्रतिदिन इसलिए कमजोर होते जा रहे हैं क्योंकि महारानी साहिबा वो रात्रि को आती है, इनमें से एक घोड़ा चुनती है और उस घोड़े पर बैठकर ना जाने कहाँ जाती है और सुबह होते होते तेज गति से वापस चली आती है। और हाँ, दाना पानी भी नहीं खाने देती, इसलिए ये घोड़े कमजोर हो रहे हैं। राजा का छोटा भाई तरुण सैनिक से यह बात सुनता है तो वह आश्चर्यचकित रह जाता है कि मेरी भाभी इतनी रात को कहाँ जाती है। यह बात सोच सोचकर बहुत परेशान होने लगता है। सेनापति, आज रात्रि में तुम इस जगह मत रहना। आज रात्रि में घोड़ों के पास मैं रहूंगा, मैं, और घोड़ों की रखवाली भी मैं ही करूंगा। जैसे ही रात्रि होती है, तरुण देखता है कि उसके भाई की पत्नी आती है और उन घोड़े में से एक घोड़े को चुनती है और उस पर बैठती है। तभी तरुण उसके सामने आ जाता है और अपनी भाभी को जाने से रोक लेता है। देवर जी, हट जाइए मेरे रास्ते से। रुकिए, पहले आप मुझे बताइए, इतनी रात आप किससे मिलने जा रही हैं? ये सब सुनते ही रानी रुक्मिणी काफी ज्यादा घबरा जाती है, महल की ओर चली जाती है। अब तरुण सेन को पता चल गया था कि भाभी इस राज्य को और भैया को धोखा दे रही हैं। अगली सुबह रानी रुक्मिणी जल्दी ही उठ जाती है और सोचने लगती है, अरे मेरे देवर जी ने मुझे जाते हुए पकड़ा है और यह मुझ पर भी शक कर रहे हैं और वो सारी बात अपने बड़े भाई को बता देंगे। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ करना ही होगा ताकि मेरे पति मेरे देवर जी की कोई भी बात ना माने। राजा हरिसेन के उठने से कुछ समय पहले ही रानी फटे हुए कपड़े पहन लेती है और कक्ष में जमीन पर लेट जाती है। जैसे ही हरिसेन नींद लेकर खड़ा होता है, तभी रानी जोर जोर से रोने लगती है। हे प्रिय, तुम जमीन पर क्यों लेटी हो और तुम रो क्यों रही हो और तुमने इतने गंदे कपड़े क्यों पहने हैं? राजन, तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारे भाई तरुण ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। मुझ जैसी पतिव्रता स्त्री पर इतनी गंदी निगाह डाली है उसने। अब राजा हरिसेन अपनी रानी रुक्मिणी पर आंख मूंद कर विश्वास करता था। राजा जैसे ही ये बात सुनता है, तुरंत तरुण को अपने पास बुलाता है और उसे डांटने लगता है। तरुण, तुमने आज अपनी माँ के समान भाभी के साथ बहुत गलत किया है, इसलिए तुझे सजा मिलनी जरूरी है। दूर हो जा मेरी नजरों से और सदा के लिए राज्य छोड़कर चला जा। अपने जीवन में कभी भी तू इस राज्य में वापस मत आना। अब तरुण को पता चल गया था कि रुक्मिणी भाभी मेरे साथ खेल गई। ठीक है भैया, मैं ये राज्य छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले आपसे एक बात कहता हूँ कि आप जिस पतिव्रता पत्नी पर इतना मोह दिखा रहे हो, इससे बचकर रहना भैया। इतना कहकर तरुण सेन उस राज्य को छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद रानी रुक्मिणी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अब उसे किसी प्रकार का भय नहीं था। उस रात फिर से रानी उस पुरुष से मिलने के लिए जाती है जिस पुरुष से मिलने पहले जाया करती थी। तुम इस जंगल में अब रोजाना मत आया करो और मैं भी रोजाना तुम्हारे पास इस जंगल में मिलने के लिए नहीं आऊंगी। हम एक काम कर सकते हैं, तुम ऐसा करो, कल सुबह राजमहल में आओ। राजमहल के अंदर आकर तुम मेरे पति महाराज से महल में काम करने की विनती करना
और उसके बाद तुम महल में ही रहना। जब तुम महल में रहोगे तब हमारी रोज ही मुलाकात होगी। उस पुरुष से यह कहकर रानी वापस महल में आ जाती है। अब जैसे ही सुबह होती है, रानी का वह प्रेमी महल में आ जाता है। हे राजन, मैं आपके पास के राज्य से आया हूँ और मेरे घर में एक बूढ़ी माँ है। वो बहुत बीमार रहती है। मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा है और मेरी सहायता कर देते आप तो मेरे घर का गुजारा चल जाता। मैं अपनी बूढ़ी माँ का ठीक से ख्याल रख पाता। अब राजा हरिसेन उसकी स्थिति को देखकर उसे महल में काम करने का आदेश दे देते हैं। रानी के उस प्रेमी का नाम विक्रम था। अब विक्रम राजा का आदेश पाकर महल में काम करने लगा। अब जैसे ही राजा रानी से कुछ पल दूर होते, रुक्मणी अपने प्रेमी से मिल लेती और इस तरह काफी समय तक चलता रहता है। रानी अपने पति की आंखों में धूल झोंक रही थी और राजा को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी, क्योंकि राजा अपनी पतिव्रता पत्नी रुक्मणी से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। अगले दिन राजा फिर शिकार करने के लिए जंगल में जाता है। जैसे ही राजा हरिसेन जंगल में प्रवेश करते हैं, तभी उन्हें वो सिद्ध मुनि दिखाई देते हैं जो रानी रुक्मणी को पुनर्जीवन दान दिया था। मुनि को देखकर राजा हरिसेन उनके पास जाता है। प्रणाम मुनिवर, आपके दर्शन से धन्य हो गया मैं। हे राजन, मैं तुम्हारे इस तेजस्वी चेहरे को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ और तुम इतने भोले स्वभाव के हो, इसलिए लोग तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं। राजन, ये लो, तुम इस फल को ग्रहण करो। इस फल को ग्रहण करते ही तुम सदैव जवान बने रहोगे और तुम्हें कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा। तुम्हारी सुंदरता सदैव बनी रहेगी। वो चमत्कारी फल देकर मुनिवर वहाँ से चले जाते हैं। उस फल को लेकर राजा हरिसेन सोचने लगते हैं। मुनिवर, मैं अमर होकर क्या करूँगा? मुझे जवानी और सुंदरता की क्या जरूरत है? मेरी पत्नी मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करती है, इसलिए मैं ये फल मुझे अपनी प्रिय पत्नी रुक्मणी को खिलाना चाहिए। अगर वो इस फल को खा लेगी तो वो सदैव सुंदर और जवान बनी रहेगी। ऐसा बोलकर राजा बिना शिकार किए हुए खुशी खुशी अपने महल की तरफ लौट जाता है और सीधा रानी रुक्मणी के पास आकर वो उसे फल दे देता है। हे प्रिय, तुम इस फल को ग्रहण करो। यदि तुम इस फल को ग्रहण करोगी तो तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगी और तुम्हें कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा। ऐसा बोलकर राजा वो चमत्कारी फल रानी को देकर वहाँ से चला जाता है, जबकि रानी रुक्मणी राजा हरिसेन पर नहीं बल्कि उस राज्य के कोतवाल विक्रम पर मोहित थी। अब रानी रुक्मणी सोचने लगती है, ये फल खाकर मैं क्या करूँगी? मैं अमर होकर क्या करूँगी? क्योंकि मैं तो अपनी जान से ज्यादा प्रेम कोतवाल विक्रम से करती हूँ, इसलिए इस फल को मेरे कोतवाल विक्रम को ही खाना चाहिए और उसे ही अमर होना चाहिए।